नीलकंठ स्टार लिए तत्पर रहती है। कोई भी समस्या हो महिलाओं से जुड़ी या कई इंडिया न्यूज हरियाणा ने जब भी उन्हें फोन करके महिलाओं की समस्या के बारे में कहा हो तो उन्हें तुरंत फोन करके जवाब जरूर दिया है। वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रेणु भाटिया जी, चेयरमैन हरियाणा महिला आयोग की। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। साथ ही हमारे साथ मौजूद है सुनैना चौटाला, इनेलो से नेत्री है। एक संघर्ष की कहानी, जब परिवार में अड़चने आई थी तो सबसे पहले सुनैना जी वहां पर मौजूद थी और राजनीति में एंट्री की थी। सुनैना जी, सबसे पहला सवाल भी आप ही से लूंगी। वो समय याद होगा जब मुश्किल थी तो आपने राजनीति में कदम रखा था, तब से लेकर आज तक कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं आपका और सभी का यहाँ पे दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आपका इसलिए कि महिला शक्ति को आज इस मंच की बहुत जरूरत है और उस मंच को आपने दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पाइट कॉलेज का मैं दिल से धन्यवाद करूंगी, क्योंकि कॉलेजेस में ये डिबेट्स और ये मंच होना बहुत जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी को इससे इनकरेजमेंट मिल सके। इसलिए आपका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपके सवाल का जवाब, देखिए जाहिर सी बात है कि जैसा मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने बताया कि परिवार बहुत जरूरी चीज है और जब इसमें विघटन हो या टूट हो तो ये उसी तरीके से मतलब पीड़ा होती है कि जैसा हमारा शरीर का कोई अंग टूट के अलग हो गया हो। ऐसे में पीड़ा जरूर थी, लेकिन उस पीड़ा के साथ इंडियन नेशनल लोकदल के जितने कार्यकर्ता, मैं उनका दिल से हमेशा धन्यवाद करती हूं। उन्होंने कभी टूटने नहीं दिया, हमेशा जोड़े रखा, इतना हौसला दिया कि आज मैं आपके सामने बड़े हौसले से बैठी हूं। और परिवार के लिए भी मैं यही कहूंगी कि वापस उसी ऊंचाइयों पे जा रहा है। इसके लिए मैं सबका, हरियाणा प्रदेश का धन्यवाद करूंगी। रेणु जी, अब आप ही से सवाल करती हूँ। जितनी बोल्ड आपकी पर्सनैलिटी है उतने ही बोल्ड आपके डिसीजन भी रहते हैं। हरियाणा में महिलाएं कितनी सशक्त हैं? सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, क्योंकि चेयरमैन हैं आप और इतनी बड़े पद पर हैं। क्या लगता है कितना सशक्त हुआ है हरियाणा महिलाओं के मामले में? सभी को नमस्कार और इस इंडिया न्यूज को खास तौर से बहुत बहुत धन्यवाद, कॉलेज को धन्यवाद जिन्होंने कंपाइल करके इस कार्यक्रम को रखा, हम महिलाएं। बहुत सुंदर शीर्षक है। और मुझसे जैसा पूछा गया कि हरियाणा में महिलाओं की स्थिति क्या है या वो कैसे सशक्त है, तो आप चेंजेस पिछले कुछ 7-8 वर्षों से देख रही है कि कितने चेंजेस महिलाओं में आए। मुझसे पहले बहुत सारे वक्ताओं ने अलग अलग बात रखी चेंजेस के ऊपर, जैसे अभी बबीता जी ने कहा कि घर से महिलाओं को सशक्त करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। कुछ ने कहा, जो हमारी अवॉर्डी बहनें थी, उन्होंने कहा शिक्षा के क्षेत्र से महिलाएं सशक्त रहेंगी। मेरा मानना है कि हर महिला अपने आप में सशक्त है, हमेशा से थी, लेकिन अपने आप को कभी जागृत नहीं करती थी। जिस दिन हर महिला अपने आप को अंदर से जागृत कर देगी, उसे कहीं किसी जगह पर कोई विघ्न नहीं आएगा। अगर आयोग के नाते आप मुझसे पूछे कि मैं महिलाओं के साथ जब प्रश्नोत्तर करती हूं उनकी किसी समस्या को लेकर, तो मैं उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी पाती हूं। उनको कमजोर, ना वो शिक्षा में कमजोर होती हैं, ना वो धन में कमजोर होती हैं, बहुत क्वालिफाइड होती हैं, बहुत पैसे वाली होती हैं, लेकिन फिर भी कमजोर होती हैं, क्योंकि वो अपने अंदर से अपने आप को मजबूत नहीं कर रही। जिस दिन आप अपने आप को अंदर से मजबूत करेंगी, कोई आप कितनी क्वालिफाइड हैं डज नॉट मैटर, आप कितनी पैसे वाली हैं या गरीब हैं डज नॉट मैटर, बट आप कितनी कॉन्फिडेंट है अपने आप में। एक अनपढ़, बिना शिक्षा के महिला या लड़की, जिसको कोई लड़का अगर रोड पे छेड़ता है, वो उसको भी उतना ही ढिशुम कर सकती है, उतना ही जोर से पंच कर सकती है, जितना अगर आप कॉन्फिडेंट पढ़ी लिखी महिला का सोचते हैं।
हमारे पास जब केसेस आते हैं तो ऐसी ऐसी महिलाओं के आते हैं, उनकी इतनी क्वालिफिकेशन होती है, मैं भी नहीं उतनी। तो कई बार मैं ये सोचती हूँ कि यार इतना पढ़ी लिखी लड़की फिर भी अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है ऐसे, तो ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? तो सोचने के ऊपर अपने आप को इस बात पर मजबूर कीजिए कि मेरे अंदर मेरा जो चरित्र है, जो मेरे अंदर भगवान ने मुझे शक्ति दी है, माँ दुर्गा की शक्ति, माँ सरस्वती जैसी वाणी, हर तरह की 8 देवियों की शक्ति जो आपके अंदर है, आप उसका इस्तेमाल कब करेंगे? क्या किताबों से सिर्फ वो लेंगे या किताबों तक सीमित रखेंगे? आप उसका इस्तेमाल कब करेंगे? रही बात यहाँ पर बेटियां बेटे सभी बैठे हैं, हम बार बार बेटियां सशक्त कब होंगी? अभी जैसे हमारी एक साथी ने कहा कि कंपटीशन की भावना नहीं रखनी, ये बहुत बड़ा उपदेश देकर वो गई हैं। हमें किसी से कंपटीशन नहीं करना, हमें सिर्फ कंपटीशन एक व्यक्ति से करना है जिसको हमें सुबह सबसे पहले उठकर दर्पण में देखना है। मैं जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में जाती हूँ, एक बात जरूर रखती हूँ कि हर महिला सुबह उठकर पहला काम क्या करती है? तो कोई कहता है मोबाइल देखते हैं, कोई कहता है ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैं कहती हूँ सबसे पहले 99% लोग सुबह उठ के शीशा देखते हैं। लड़के अपना स्टाइल बनाएंगे, लड़की अपना हेयर स्टाइल देखेगी, आईब्रोज बढ़ तो नहीं गई, आज पार्लर जाना पड़ेगा, ये। लेकिन उस सोच को कन्वर्ट करिए शक्ति में। आप सबसे पहले उठकर सुबह शीशा देखिए, पुरुष स्त्रियां सब, और खास तौर से लड़कियां, और शीशे को देखकर जो आपको उसमें दिख रहा है उसे कहिए कि आई एम बोल्ड, आई एम ब्यूटिफुल, आई विल डू इट, आई कैन डू इट। तो दर्पण में आपको कौन दिखेगा ये आप जानते हैं, आपको उस दर्पण में कौन दिख रहा है। तो आपका कॉन्फिडेंस आपकी सबसे बड़ी शिक्षा है। मैं छोटे से शब्दों में अपनी जीवन की कथा आपको सुनाना चाहती हूँ। मैं जब 3rd क्लास में थी, मैं एक बहुत धनाढ्य, बहुत बड़े रॉयल फैमिली से आती हूँ, लेकिन जब मैं 3rd क्लास में थी मेरे पेरेंट्स की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। 3rd क्लास में कितना होता है बच्चा, आप सोच सकते हैं। आप लोगों में से बहुतों के पोते पोतियां बच्चे 3rd क्लास में होंगे। एकदम साम्राज्य से एकदम जो गिरावट आती है, चेंज आता है। एक रॉयल फादर की रॉयल डॉटर जिस तरह से रहती है, मैं आज देखती हूँ जिस तरह से मैंने रॉयल्टी देखी है क्लास 3rd तक, आज के नेता भी अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। मैं देखती हूँ ना, उनके साथ रहती हूँ। शेख अब्दुल्ला जी, मैं कश्मीर की बेटी हूँ, डैडी के बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। केवल जब जो कहते हैं ना कि एक डिफरेंस, पार्टी अलग है, चाहे हमारा वो अलग है, लेकिन हमारी सोच देश के लिए एक होनी चाहिए। तो मेरे पिता उन लोगों में से थे जिनसे सोच ऐसी बदली जाती थी। मेरे पिता उन लोगों में से थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हिंदी शुरू करवाई थी, क्यों तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। और ये जब पता लगा कि जम्मू कश्मीर में केवल उर्दू चलेगी, खास तौर से कश्मीर में उर्दू होगी, तो पिताजी ने सोचा कि मेरे बच्चे जब होंगे क्या वो उर्दू पढ़ेंगे, उनको हिंदी नहीं आएगी? भारत जैसे देश में हिंदी नहीं सीखेंगे। तो जैसे भी उन्होंने लड़ झगड़ के सरकार के साथ, या जो भी उस समय किया हुआ होगा, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था, तब हिंदी शुरू हुई थी। और जब वक्त पलटा तो क्या 3री क्लास का बच्चा कैसा होता है, कैसे मेरा तीसरी से जो मेरा बढ़ना हुआ होगा, कितने मुश्किलातों में हुआ होगा, कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। चाचे चाचियां, मामे मामियां, सब किस तरह के स्वभाव के अलग अलग होते हैं, आप सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। हर एक का अलग स्वभाव होता है। और मैं 10वीं की छुट्टियों में मेरा विवाह हुआ। 10वीं कक्षा में मैं पढ़ती थी, तब मेरे ताया जी ने मेरा विवाह किया, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग थे और उन्होंने सोचा कि अगर मैं चला गया, पता नहीं मेरे आने वाले मेरे जो बच्चे हैं वो इसकी शादी करेंगे भी कि नहीं करेंगे, क्योंकि पुराने बुजुर्ग थोड़ा सोचा करते थे। शादी हुई, ब्लेस्ड विद 2 daughters and 1 son। जल्दी जल्दी 10वीं की बच्ची की शादी जब होती है, नाबालिग होती है। कभी कभी मैं बाद में अपने दादाजी से लड़ती थी, आप पे केस करूंगी, आपने मेरी नाबालिग शादी की। परंतु हालात, मजबूरियां कैसी थी। अब यहां आप शिक्षा को क्या कहेंगे, मैं आपके सामने बैठी हूं और किस पद पे बैठी हूं ये आप जानते हैं। परंतु शिक्षा की भावना कैसे पैदा हुई, मुझे सबसे ज्यादा शिक्षा की ओर प्रेरित किया मेरी सास ने।
और मैं जहां जाती हूं सब लड़कियों को दुआ दे के जाती हूं कि तुम सब लड़कियों को मेरी सास जैसी सास मिले, जिन्होंने एक 10वीं की बच्ची को आज कहां तक पहुंचाया। उन्होंने मुझे क्लास 12th कराई, फिर उन्होंने मुझे मेरिट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कराया, फिर उन्होंने मुझे मास्टर्स करने के लिए लंदन भेजा। तो ऐसी सास को मैं बार बार नमन करती हूं, मैं उनको मिस करती हूं। 4 वर्ष पूर्व वो हमारा साथ छोड़ गई। तो शिक्षा, जो आपने कहा कि शिक्षा के साथ आपके अंदर का कॉन्फिडेंस। जब बच्चे छोटे छोटे थे तो सोचती थी कि बच्चों को छोड़कर जाना है, मुझे आगे पढ़ना है, तो उसका साथ मेरी सास ने दिया कि तू जा, मैं देख लूंगी बच्चों को, तू अपने आप को मजबूत कर। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे आता है? मैं कई बार सोचती हूँ, अपने पति से भी कहती थी कि मैं तुम्हें छोड़ जाती तुम्हारी आदतों की वजह से, पर मम्मी ने मुझे संभाल रखा है। और तो यही एक कारण औरत- है कि एक आज आप इतनी बोल्ड हैं और सब आपको सुन रही है। जितना ध्यान आपने ऑडियंस का खींचा है इस वक्त अपनी बातों से, अपने संघर्ष से, सब हर कोई रिलेट कर रहा होगा, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं एक ऐसा परिश्रम करके आया होता है, उठ के आया होता है। हर एक फैमिली, हम ही क्यों नहीं, हम कहां से कहां आए हैं, सबकी अपनी अपनी कहानी होती है। और आपकी कहानी का एक किस्सा तो हर बच्चा सुन रहा है इस वक्त। देखिए आप किस तरीके से सारे बच्चों का ध्यान आपकी बातों पर है। मैम लौटूंगी आपके पास, सुनैना जी से पूछ लेते हैं। सुनैना जी, आपसे भी आपके संघर्ष की कहानी जानना चाहूंगी, क्योंकि बिना संघर्ष के हमारा जीवन बिल्कुल भी नहीं है। आपने भी संघर्ष किया होगा, तभी आज आप यहाँ पर हैं और इस जगह पर हैं और इतनी सारी महिलाओं को आप प्रेरणा दे रही हैं, उनके लिए रोल मॉडल बनी हुई हैं। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगी मैम को कि जो इनके पास है वो इन्होंने सर्व किया। जो एक बहुत बड़ी परंपरा हमारे हिंदुस्तान की है कि सर्व, जो भी जिसके पास भी आज औहदा है, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, सबसे पहले अपने औहदे से ईमानदारी। अगर हम चाहें तो ये जो बेचारी शब्द महिला के पीछे अकारण लगा दिया जाता है, ये शब्द मिट जाएगा। सिर्फ हमें अपनी जिम्मेवारी को उठाना, ईमानदारी से आना चाहिए। बिल्कुल। जो बात अभी मुझसे पूछा संघर्ष, बिल्कुल इसमें हर एक व्यक्ति, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, एक संघर्ष की कहानी रहती है। जिस वक्त मैं कॉलेज में थी, स्कूल में थी, उस टाइम जो बड़े बुजुर्ग यानी कि मेरे दादी जी हमेशा फादर साहब से एक बात कहते थे कि नहीं, खुद जाके लेके आना, लड़की है और अकेले नहीं आएगी। स्पोर्ट्स के लिए रोकते थे, पर फादर साहब ने कहा कि नहीं, जो रूल मेरे बेटे के लिए हैं वही रूल मेरी बेटी के लिए होंगे। बहुत अच्छे। और हमेशा एक ऐसा नहीं, जब शॉप पे जाते थे तो बेशक भाई की तो उंगली पकड़ के क्या पता फादर खुद ले जाएं, लेकिन मुझसे गाड़ी में बैठ के कहते थे जाओ वो सामान लेके आओ। यानी कि उन्होंने अंदर से इतना बोल्ड, इतना एनकरेज किया कि बेटी को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वो असुरक्षित है। सुरक्षा कोई बड़ी चीज नहीं है। आज अगर असुरक्षित है तो वो पुरुष भी है, महिलाएं भी हैं, लेकिन यहां से सोच, ये सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। दिमाग में कभी असुरक्षा की भावना अपनी बेटी के अंदर आने ना दें, ये एक बहुत बड़ी चीज है। अगर हम ये देखते हैं कि आसपास, जैसा कि अगर रूरल एरियाज में देखें, तो मैं खास करके चाहूंगी कि वो जो महिलाएं हैं वो देखें। खासकर महिलाओं को क्या होता है, बेटे की गलतियां कम नजर आती है, बेटियों की ज्यादा आती हैं। ऐसे ही सास को बहू की नजर ज्यादा आएगी, गलती बेटे की कम आएगी। ये जो सोच है, खुद सोचने वाले कौन है? एक महिला। उस महिला को बदलना पड़ेगा। अ वुमेन शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू वुमेन्स। यस। लाइक एक विमेन को मदर टेरेसा होना चाहिए, एक विमेन को झांसी की रानी होना चाहिए, एक विमेन को एक कंपैक्ट होना चाहिए कि वो जिस फील्ड में भी जाए, माँ दुर्गा की तरह,
माँ दुर्गा देने वाली थी, जहां उनके पास जो था उन्होंने सर्व किया। तो हमें सर्व करना आना चाहिए। बहुत से लीडर्स हैं, जैसे कि अब एक क्वेश्चन था कि एक लीडर को पढ़ा लिखा होना चाहिए, नो डाउट जरूर होना चाहिए, उसके साथ साथ कड़ा हुआ भी होना चाहिए। हमारी एक भाषा है कि पढ़ा ना हो तो कड़ा हुआ जरूर हो। बिल्कुल। और जब वो सीट पे बैठे, उस सीट के साथ जस्टिस करना आना चाहिए, किसी और के लिए नहीं, एक खुद की आत्मिक शांति के लिए वो जस्टिस करे। जैसा कि मैम ने बताया, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की हिस्ट्री भी कुछ ऐसी ही थी, बहुत बड़े परिवार से, बहुत बड़े खानदान से, लेकिन एक जज्बा था कि कहां जहां मैं हूं, जिस खानदान में मैं हूं, वहां से मैं दे कितना सकता हूं, मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूं, ये भावना एक अंदर होना बहुत जरूरी है। कभी भी रिकॉर्ड है, कभी भी झूठ नहीं बोला, कि जो बोला उस बात को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। हमारे जो कहे गए शब्द हमारे लिए बहुत जरूरी होने चाहिए कि जो हमने बोला है उसका सीधा सीधा असर एक हमारे पूरे परिवार पे, एक सीधा सीधा असर एक हमारी खुद की पर्सनैलिटी पे और अपनी आत्मिक शांति के लिए। जो संघर्ष की बात कही, दादी जी से ये संघर्ष शुरू हुआ था और आज तक जारी है। जब भी स्टेज पे जाओ, कुछ एक ऐसी भी चीजें हो जाती हैं कि भाई महिला शक्ति है, स्टेज पे मैम आप बोल लोगे, मैम आप ये कर लोगे, मतलब क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो अगर महिलाएं अपने आप को यहां से मजबूत कर लें, जितनी गलती बेटे की है उतनी गलती, जितनी गलती बेटी की है उतनी गलती बेटे को भी बताएं, जितनी गलती बेटे की है उतनी बहू को भी बताएं। यानी कि समानता का अधिकार होना बहुत जरूरी है। एक जो स्टार्टिंग से हमारे कि नहीं अकेली मत जाना, भाई साथ जाएगा, भाई तू अकेली कैसे जाएगी, ड्राइवर को साथ लेके जा, कोई गनमैन को साथ लेके जा। ये परंपरा हमें छोड़नी पड़ेगी। हमें ये सिखाना पड़ेगा अपनी बेटियों को कि आप में कैलिबर होना बहुत जरूरी है, उनके अंदर कैलिबर इनबिल्ट करें। आप में अपना कैलिबर है, जाओ अपनी सुरक्षा भी करो और घर के भी 4 काम करके आओ, तो वो अपने आप को एक लड़के से अलग नहीं समझेगी। तो ये जो हमें खुद इस बात की पहल करनी पड़ेगी। और जहां तक बात है अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने ओहदे पे रह के हमें जो सर्व करना है वो आना चाहिए ईमानदारी के साथ, सिर्फ बातें नहीं, प्रैक्टिकली उसको जाके इंप्लीमेंट करना चाहिए। आज मैं यहाँ पे हूं, इससे आगे मैं क्या करना चाहती हूँ ये मुझे सोचना चाहिए। अगर आप एक नेता, मान लो नेता की गद्दी पे बैठे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप बहुत पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, वो तभी फायदा है यदि आपके फील्ड में बहुत सारे कॉलेजेस हों, बहुत सारे आपके इंस्टीट्यूट्स खोलें, कुछ इनकरेज करने के लिए महिलाओं को सिलाई सेंटर है, ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है, तब जाके हम अपनी चेयर से जस्टिस कर पाते हैं। आज ये मंच से ऐसा लग रहा है कि कितनी कहानियां सुनने को मिल रही हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें। आज यहाँ हर बच्चा, मैं आपसे इतनी सारी चीजें सीखने को मिल रही है। ये संघर्ष की कहानियां ये हैं जो हम जैसी यूथ को और मजबूत करती हैं कि हमसे ऊपर जो महिलाएं हैं जिन्होंने इतना संघर्ष किया है, तो हम क्यों नहीं। एग्जैक्टली आज तो बहुत सारे साधन आपके पास हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे जो मुझे था कि स्पोर्ट्स में नहीं जाना, आई वॉज फुटबॉल प्लेयर, ओके, आई वॉज ऑल्सो बेस्ट ऑलराउंडर, बेस्ट शूटर, आई वॉज एनसीसी बेस्ट कैडेट, आई रिप्रेजेंट द हरियाणा इन ट्रैकिंग कैंप। सो ये सब चीजें बिकॉज ऑफ माई फादर। एक्चुअली एक माँ बाप को अपने बेटे और बेटी में समानता लानी पड़ेगी। बहुत बड़ी बात। जमीन जब बांटते हैं तो सिर्फ बेटे की क्यों, हाँ, बेटियों की क्यों नहीं? आज बच्चा तो वो भी आपका है। हाँ, जब हम जमीन बांटे, कारोबार की चीजें बांटे, तो बेटियों को पराया घर कह के क्यों भेज दिया जाता है? मैं ये चाहती हूँ कि हमारे लॉ में ये भी जरूर हो, जो कि है, इवन हमारे जो कानून है जो शुरू से लिखा गया है, हाँ, उसमें विमेन को बहुत मजबूत लिखा गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कमी कहाँ है? हमारे सोच में। उस सोच को हमें और मजबूत करना है। अपने साथ के जितने भी हैं, कहते हैं ना, साथी हाथ बढ़ाना।
कोई एक अब छूट ना आप जाए। जैसी महिलाएं जब मंच पर आ गई हैं तो वो कानून भी मजबूत हो रहे हैं, वो Exactly, सोच भी exactly, बदल रही है। बिल्कुल। आज इतनी सारे लोगों को सुना है तो लग रहा है कि नहीं, अब आधी आबादी खुद ही अकेले काफी है। Exactly. अब किसी की जरूरत ही नहीं है आधी आबादी को। एग्जैक्टली आई वॉन्ट टू से द सेम थिंग कि हाँ। आप अगर यहाँ पे हैं तो मैं अपने साथ कितने और जोड़ सकती हूँ, अपने लेवल पे कितने और खड़े कर सकती हूँ। बिल्कुल। ये नहीं होना चाहिए कि वो मेरे साथ ना आ सके, नहीं। हाँ। आओ मेरे साथ एक भारत का निर्माण करें। बिल्कुल, एक भारत का निर्माण हो रहा है। आधी Exactly. आबादी जब जुड़ गई है तो एक भारत श्रेष्ठ भारत बन और रहा है। ये हाँ। सब ये जो मैम हाँ, बैठे बिल्कुल। हैं, सोशल जो बैठे हैं, इन्होंने एक सोशल वर्क करके दिया, ये एक एग्जाम्पल है। एंड आई फील वेरी हम्बल टू सिट हेयर कि मैं इतनी बोल्ड लेडीज के बीच में बैठी हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, इससे आगे जाना है। नहीं। रेणु भाटिया जी, आपने अभी मैं बताया था ना कि 3 साल की उम्र में मैंने ये सारी चीजें देखी थी। हर एक के जीवन में ऐसा समय आता है जब हम पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। उस वक्त मतलब कोई रास्ता ही नजर नहीं आता कि किस तरफ अपना कदम रखे, ये कौन सा रास्ता सही होगा। वो समय में खुद को कैसे मोटिवेट किया आपने? वो बड़ा क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है जब हम गिर रहे हैं तो उसे उठेंगे, एक एक सीढ़ी को कैसे चढ़ें कि वो ऊंचाई पर हम पहुंच पाए। देखिए, मैं आपको जो भी कुछ बताऊंगी बड़ा प्रैक्टिकल बताऊंगी और अपने जीवन से जुड़ा हुआ बताऊंगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसा सोचें अपनी बड़ाई करने के लिए अपनी कहानी बता रही है, लेकिन मेरे हर स्टेप पर मैं गिरकर कैसे उठी हूं उससे जुड़ी हुई बातें हैं। जैसे मैंने बताया कि जब मैं 8वीं 9वीं में पहुंची, मेरी ताई जी ने मुझे पाला। और ताया जी, आपने कई फिल्मों में देखा होगा, ताया जी बड़े अच्छे होते हैं और ताई जी थोड़ी मनोरमा टाइप। तो ताई जी ऐसी थी, थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव भावना रखती थी अपनी दो पोती से मेरी। तो एक बात मेरे दिमाग में बार बार उन्होंने डाली, ऐ सोनी नहीं है, पता नहीं अद्धा ब्याह होएगा कि नहीं होएगा, ऐ सोनी नहीं है, ब्याह नहीं होएगा। जिस समय मुझे ब्याह की भाषा नहीं पता थी कि ब्याह हुंदा की है, शादी क्या होती है, आई डिडंट इवन नो। तो मैं बार बार सोचती थी अच्छा ब्याह भी कोई चीज होती है, हाय मेरा तो ब्याह ही नहीं होएगा। सो मैं डिमोरलाइज होती गई ये सोच सोच के पढ़ाई में। देन चाची यूज्ड टू से, मैं ये इसलिए बताती हूँ अपने घर की बात कि बहुत लड़कियों को ये फेस करना पड़ता है, कुछ बताती हैं कुछ नहीं बताती, लेकिन शायद मेरे जैसी औरत जब बोल देती है तो कुछ में हिम्मत आ जाए। चाची ऐसा कहा करती थी, जेरा बच्चा फेल होया ना पांडे मंजवावांगी। मैं इतना डर गई, मैं इतना पढ़ी कि मैं फर्स्ट आ गई, उनकी पोती फेल हो गई। सो देन आई थॉट, इलाहाबाद बोर्ड से मैंने 8th रैंक लिया था फिर 10th क्लास में। उस टाइम इलाहाबाद बोर्ड होता था। तो मैं सोचती थी मजा आया, अब तो चाची भांडे मंजवाएगी, बट ऐसा कहाँ था, वो तो एक मेरे लिए डायलॉग था। एनीवेज उस बैरियर को क्रॉस किया और हिम्मत आई। तो जब शादी हो गई, अचानक मुलाकात हुई तबस्सुम जी से। तबस्सुम जी हमारी एक बहुत पुरानी एक्ट्रेस है। ऐसे ही एक कार्यक्रम में उनसे मुलाकात हुई और उनके साथ 10 मिनट चर्चा का मौका मिला। तो तबस्सुम जी ने मुझे देखते ही कहा, बात करते करते, अरे अच्छी खासी सुंदर हो, कुछ मॉडलिंग क्यों नहीं करती हो? तो आई इमीडिएटली रिकलेक्टेड माय चाची, जो कहती थी सोनी नहीं है। तो ये कैसे कह रही हैं तबस्सुम जी की अच्छी खासी सुंदर हो? तो उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया। उन दिनों में लैंडलाइन हुआ करते थे, मोबाइल्स भी नहीं होते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कॉल करूंगी और ये मेरा नंबर है, तुम बात करना। 1 महीने बाद ही बात आई और गई, चली गई। 1 महीने बाद बच्चों में व्यस्त हो गई, अपनी शिक्षा में व्यस्त हो गई। 1 महीने बाद मुझे कॉल आया कि आपको तबस्सुम जी ने दिल्ली बुलाया है और कहा है कि जीन्स पहन के आना और 5-7 टी-शर्ट्स लेकर आना। तो मैं लेकर गई और उस एड्रेस पे गई। मेरे हस्बैंड के पास राजदूत बाइक होती थी तब, तो हम उस पर गए और भाटिया जी ने मुझे बाहर ड्रॉप किया। कहा मैं तब तक पहाड़गंज इधर उधर घूम कर आता हूं, तू जा। तो तबस्सुम जी ने मुझे अपने फोटोग्राफर को कहा, इस लड़की का मेकअप कराओ तुरंत और इसकी 8-10 फोटो, 25-30 फोटो खींचो। मेरा मेकअप हुआ जैसे इन लोगों का होता है और मेरी बहुत सारी फोटोज खींची गई और बात आई गई हो गई। फिर महीना निकल गया, मैंने कहा ऐसे ही था ये सब। 1 महीने बाद दोबारा कॉल आता है, एक राकेश जी दिल्ली प्रेस में है,
पता नहीं आजकल कहां पर होंगे, उनका कॉल आया कि आपको फोटोजेनिक फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। मैं राजन भाई को वो फोटो दिखाऊंगी या आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। और मुझे पूरा 1 साल का गृह शोभा, गृह लक्ष्मी, वुमेन ज़रा, रीडर डाइजेस्ट, इन सब का कवर पेज का कॉन्ट्रैक्ट मिला तबस्सुम जी की खातिर। तो मैं बार बार अपनी चाची को याद करती थी कि वो कहती थी सुंदर नहीं है। एनीवेज, एक बार फिर ऐसे ही मुलाकात मेरी हुई। ये बैरियर्स की बात कर रही हूं कि आपके अंदर का हौसला आपको कहां ले जाता है। एक दिन एक जगह दिल्ली प्रेस में, जो दूरदर्शन के सामने है, वहां पर मुलाकात ऐसे ही एक कल्चरल प्रोग्राम में हुई भूपेंद्र जी से, जो बड़े अच्छे सिंगर भी थे, एक्टर भी थे। उनकी वाइफ आरती जी साथ में बैठी हुई थी। ऐसे ही जस्ट हेलो हेलो हुआ, बातें होने लगी, जैसे आप पड़ोस में किसी से बात करने लगे, जी आप कहाँ से आई हैं, कैसे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, सुनो, एक दूरदर्शन में मैं एक प्रोग्राम करता हूं, अनाउंसर बनोगी क्या दूरदर्शन की। उस टाइम कोई चैनल नहीं होता था, इंडिया न्यूज, आज तक, जी वगैरह कुछ नहीं होता था। कार्ड दिया उन्होंने और मैंने पति से पूछा ऐसे ऐसे, तो उन्होंने कहा चली जाओ देख लो। तो मैं दूरदर्शन आई। स्वर्गीय कपिल अग्निहोत्री जी मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे उसमें मौका दिया। इनकी तरह मैं एंकर बनी। छुट्टी छुट्टी एक कार्यक्रम होता था बच्चों का, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को बिठाया जाता था और रानी झांसी और ऐसी कहानियां सुनाई जाती थी। इट वॉज जस्ट अ प्रोग्राम। सो आई बिकेम एंकर ऑफ दूरदर्शन लाइक देम। इस बात से मुझे हौसला मिला कि, और मदर इन लॉ बड़ी खुश हुई। शाम को 4 लोगों को मोहल्ले में कहती थी, आज मेरी नूह ना टीवी पे आएगी। तो बड़ा अच्छा लगता था उनको कि आज उनकी नूह टीवी पे आएगी। करते करते हमें भी उस टाइम शौक होता था, सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, तो 4 रिश्तेदारों को फोन भी करते थे, आज मेरा प्रोग्राम है, आज मेरी अनाउंसमेंट है, देखना। सो आई वॉज द फर्स्ट लेडी, राजन, आई वॉज द फर्स्ट लेडी एंकर हु इंटरव्यूड TN सेशन, जो दूरदर्शन के, जिनका दूरदर्शन में प्रोग्राम आया। ऐसे करके बड़े सारे हर्डल्स आए, बड़े मौके मिले, बहुत सारी चीजें क्रॉस की। इसीलिए ये मैंने अपनी रामकथा सुनाई कि मैं उन लड़कियों को कहना चाहती हूं जो 12वीं के बाद नहीं पढ़ पाती, आप लोग बहुत लकी हो। थैंक गॉड को थैंक्स करो कि आप कॉलेज तक पहुंचे और इस जगह तक पहुंचे। ऐसी बहुत लड़कियां जो मेरे जैसी पढ़ाई नहीं कर पाती उस उम्र में, या ऐसा होता है, तो भगवान का शुक्र करो कि आपको मौका मिला और इस मौके को कभी गवाओ मत। औरत होने को कभी बर्बाद मत करो, औरत होने को कभी लज्जित मत करो। मैंने परसों वुमेन कमीशन के नाते फरीदाबाद के 2 ओयो बंद करवाए। क्यों बंद कराए, सील कराए, राजन जी ने न्यूज भी दिखाई आप लोगों ने उसकी, कि उस ओयो में 8वीं कक्षा की लड़की स्कूल ड्रेस में, 9वीं कक्षा का लड़का स्कूल ड्रेस में जा रहा था। हमने, जिन्होंने हमें गुप्त सूचना भेजी, उन्होंने वो रिकॉर्डिंग करके हमें भेजी और मैंने मीडिया को भी भेजा कि इस तरह से हुआ है। इसके ऊपर तुरंत पुलिस को कहा, सादी यूनिफॉर्म में पुलिस की महिलाएं जाएं, छापा लगाए और उन बच्चों को बाहर निकाल कर लाएं। तो ये भी एक शिक्षा है कि आपको अगर पढ़ने का मौका मिलता है, उसको ओयो में मिसयूज मत करिए। आखिर ओयो वाले ने क्या, कौन सा कार्ड लिया होगा उस बच्ची का। हम लोग कहीं होटल में जाते हैं, कहीं जाते हैं, हमारा सेक्शन 21A कहता है, लाइफ टू प्रिवेसी का एक्ट है, वो कहता है कि आपकी लाइफ है, आप प्रिवेसी रखिए, लेकिन आप एक उम्र के बाद रखिए ना। बच्चों की जिंदगी क्यों बिगाड़े, स्कूल के बच्चों की। तो मैंने वो ओयोस बंद कराए और आप लोगों को भी कहूंगी कि कहीं पर इस तरह का दृश्य आपको दिखे, अपने छोटे भाई बहनों को उससे बचाएं और आगे बढ़ने का कराएं उनसे। एक सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि महिलाएं अक्सर मारपीट का शिकार होती है। अभी आपने एक घटना श्रद्धा हत्याकांड सुनी होगी, ऐसे बहुत सारे महिलाओं पर टॉर्चर होते हैं। उनसे महिलाएं कैसे उभरें और क्या है वो, क्यों ये टॉर्चर वाली रणनीति अभी भी देखने को मिलती है, क्यों इससे आज भी महिलाओं की जान जा रही है? ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा और बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारी एक बहन कह कर गई कि नो कहना आना चाहिए, हर लड़की को नो कहना आना चाहिए। आपने थप्पड़ मूवी अगर नहीं देखी तो जरूर दिखाए आपका कॉलेज सब बच्चों को। पहला थप्पड़ जब आपको पड़ता है तो आपको हाथ रोकना आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से अच्छे घर की महिलाएं
कल मैं फरीदाबाद में वो ले रही थी हेयरिंग्स 14 जिलों की, उसमें एक बहन हमारे पास ऐसी आई, मैं इस केस को ओपनली इसलिए रिपीट कर रही हूं कि हाईली क्वालिफाइड, डैम रिच, शी वाज सेइंग वी आर 500 करोड़ के मालिक है। 500 करोड़ के मालिक होना छोटी बात नहीं है, बट उनकी आपस में पति पत्नी की सेम प्रॉब्लम थी। और ऐसी बहुत सी महिलाएं आती हैं जो इस लेवल की होती हैं, लेकिन वो ये कहती हैं कि अगर पति ने ही तो मारा है, बाहर वाला तो कोई नहीं मारा ना, तो पति की उस बात को पहली बार में हम छिपा देते हैं, चल जाएगा, चलिए मान लिया एक बार, लेकिन बार बार पति को हौसला मत दीजिए कि वो आपको इस तरह से मारे। हमारे किसी नैना जी के या मेरे या इसके किसी के दादाजी ने, परदादाजी ने ये नहीं सिखाया कि औरत को मारो। अगर किसी ने सिखाया है तो मुझे बता दीजिए, तो हम वो वाली शिक्षा आगे बढ़ाने लगेंगे, क्योंकि हम अपने बुजुर्गों की बातों को आगे बढ़ाते, जैसे दीदी ने कहा कि हम एक जॉइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है, सब मिलकर तो कुछ ना कुछ अच्छा ग्रहण करते हैं ना, तो पॉजिटिव बात ग्रहण कीजिए ना। एक और बात अपने बचपन की बताऊंगी, जब बहुत छोटी थी तो दादाजी एक बात कहा करते थे, हम सारे बच्चों को बिठा के, हम 10-12 बच्चे एक ही फैमिली के जॉइंट फैमिली में रहते थे जम्मू कश्मीर में, तो वो ये कहते थे, बच्चों एक बात याद रखना, तुम रॉयल बच्चे हो, तुम अमीर बच्चे नहीं हो। तो मैं हंसती थी, दादाजी को पर्यायवाची शब्द नहीं आते, रॉयल और अमीर में क्या फर्क है, दोनों पैसे की बात है। तो जैसे जैसे बड़े हुए तब समझ आया कि रॉयल्टी में और अमीरी में क्या फर्क है। आप अमीर तो कैसे भी हो जाओ, लेकिन आपकी जो रॉयल्टी है वो आपके अंदर से आएगी। तो वो रॉयल्टी, बुजुर्ग बैठे हैं, मैं नमन करती हूँ आपको, आप लोगों से हमने सीखा कि रॉयल नेचर कैसा होना चाहिए। और अमीर जल्दी बनने वाली, अभी हमारी जो बहन बोल के गई कि 12वीं के बाद हमें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, आजकल तो अमीर बनने के इतने फटाफट वाले सिस्टम आ गए, वो एड्स भी आने लग गई, ये गेम खेलिए, वो गेम खेलिए। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं, क्योंकि लड़के गर्लफ्रेंड्स को नई बाइक में, नई गाड़ी में, हायाबुसा में घुमाने के चक्कर में ऐसे चक्रों में आ जाते हैं। हमारे पास केसेस आते हैं, तो दुख होता है जब हम लड़के से पूछते तूने ये ऐसा गुनाह, ऐसा काम क्यों किया, तो वो बताता है कि मेरी एक फ्रेंड बनी है, उसकी बहुत हाई फाई स्टाइल है, तो मुझे लगा कि मेरे पास पैसा होना चाहिए। डोंट स्पॉइल योर लाइफ विद ऑल दीज नॉनसेंस थिंग्स। एंड गर्ल्स, दिल से दोस्ती करो, हायाबुसा से, कार से और इन गाड़ियों से दोस्ती मत करो। इनसे करोगे तो 35 टुकड़े होंगे। दोस्ती दिल से करो, प्यार दिल से करो, रिश्ता दिल से बनाओ, अदरवाइज सब वही होगा जो आज हो रहा है। परसों वो माँ और बेटे ने, जो दिल्ली का एक केस हम देख रहे थे, माँ और बेटे ने अपने पति का मर्डर किया। ऐसे कितने कांड आते हैं, प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या, फलाने संग मिलकर हत्या। और हम कोर्ट को सलाम करते हैं, कोर्ट का आदर करते हैं। कोर्ट ने एक फैसला दिया कि लिव इन रिलेशन रख सकते हैं, सारे लड़के लड़कियां शुरू हो गए, चलो जी मजे आ गए। लेकिन उसका मिसयूज कितना हो रहा है, उस लिव इन का कितना मिसयूज हो रहा है। गर्ल्स, प्लीज गर्ल्स, समझिए इस बात को। When you do one wrong thing, once you are wrong, you are caught in the camera or mobile, you are misused 1,000 times. Please don't do that, girls. Please don't do that. बड़ी बातें कही है मैम आपने, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर यूथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एक थप्पड़ या फिर एक बार अगर कुछ हो गया है पहली बार, तो वहीं पर अगर रोक देंगे तो शायद किसी का ये आगे मोटिव भी नहीं रहेगा और कदम भी नहीं उठेगा कि वो आपके ऊपर दूसरे बार अत्याचार करे। ये बड़ी बात आपने कही है। अब थोड़ा राजनीति से जुड़े सवाल आपसे कर लेती हूँ। सुनैना जी, क्या आपको लगता है कि महिलाओं की आबादी के हिसाब से महिलाओं की हिस्सेदारी राजनीति में भरपूर है? देखिए, महिलाओं की हिस्सेदारी राजनीति में भरपूर नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। और जहां कहीं भी है, वहां, जैसा कि मुझसे पहले भी एक क्वेश्चन किया था एक लड़की ने, कि सरपंच होते हुए भी उनके काम
उनके हाँ, हस्बैंड्स ये- husbands करते हैं। करते हाँ, हैं, ये बड़ा right. सवाल है। ये बिल्कुल सही बात है और ये कड़वी सच्चाई है और इसके लिए हमें शिक्षा बहुत जरूरी है। एक महिला को शिक्षित होना बहुत जरूरी है और अशिक्षा और जो मैंने बताया कि यहां से जो कमजोरी पैदा होते ही एक लड़की के अंदर, एक महिला के अंदर डाल दी जाती है कि आप भाई के साथ जाओ, सुरक्षित नहीं हो। ऐसे में एक जो पॉलिटिकल स्टेज पे मैं ये बात कहना चाहती हूँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो भी गवर्नमेंट है उसकी भी होनी चाहिए। अगर वो अपने सीट से जस्टिस करते हैं तो आज ये जो बात है कि महिलाएं असुरक्षित, ये कहीं पे भी फिट नहीं बैठती, क्योंकि आज हमारे पास बहुत साधन है, कैमरा है, आप कहीं से भी किसी भी तरीके से अरेंज करके आप एक मुजरिम को आप उसी वक्त पकड़ सकते हो अगर आप पकड़ना चाहो तो। बिल्कुल। आज मैं बड़े दुख के साथ यहाँ कहना चाहती हूँ कि जहां शिक्षा की इतनी बातें हो रही है, हर महिला को शिक्षित करने की बात चल रही है, वहीं हमारे गांव के स्कूलों को बंद भी किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि जहां हम एक तरफ चाहते हैं कि गांव का निर्माण हो, गांव का विकास हो, वहां गांव में स्कूल बढ़ाने चाहिए, ना कि कम करने चाहिए। मैं स्टेज के माध्यम से ये बात चाहूंगी आप सबसे भी कि ये क्लिप जरूर सभी जगह जानी चाहिए। एक जहां समाज सेवी हैं, जहां शिक्षित लोग बैठे हैं, उनके भी दिल में ये बात आए कि कल को हमारे बच्चों का, गरीब बच्चों का भविष्य क्या होगा। उसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। ठीक है सुनैना जी, थोड़ा समय कम है क्योंकि लंबा सेशन हो गया है। एक लास्ट सवाल मेरा ये है, देश प्रदेश की बेटियों के लिए आपका संदेश। देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि जो मेरी बेटियां हैं वो कमजोर बिल्कुल नहीं है, ना आज है ना कल थी। और बल्कि आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसा आपको एनालाइज करना आना चाहिए, सही और गलत की पहचान होना बहुत जरूरी है। आप ये देखें कि आप जहां पे हैं, क्या आप अपने साथ जस्टिस कर रही हैं, अपने पेरेंट्स के साथ जस्टिस कर रही हैं, अपने इर्द गिर्द जितनी भी लड़कियां हैं या महिलाएं हैं उनके साथ आप कितना जस्टिस कर रहे हैं। इस एक भावना को, एक ईमानदारी की भावना को हमेशा अपने अंदर रखें। जब से आप कॉलेज में जाएं तो ये देखें कि कहीं आपकी फ्रेंड, आपकी दोस्त कहीं शिक्षा से पीछे छूट तो नहीं गई। अगर वो छूट गई है तो आप उसको एक मदद करें, सपोर्ट करें। जैसा मैंने कहा कि हाथ बढ़ाएं और खींच के अपने साथ उसको खड़ा करने का काम। बहुत बड़ी बात है। रेणु भाटिया जी, सवाल यही आपसे भी रहेगा, देश प्रदेश की बेटी के लिए एक छोटा सा संदेश। केवल एक ही बात कि कहीं पर भी अपने आप को कमजोर मत बनाओ, अपना यूज मत होने दो, सिंपैथी मत गेन करो। अभी बीच में एक बात हुई तो मेरे पास एक केस आया और उस लेडी ने कहा मेरे 2 बच्चे हैं, मैं क्या करूं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरा पति नहीं है। तो आई सेड तुम ही सब कुछ कर सकती हो, क्योंकि मैं अगर बिना माँ बाप के बड़ी होकर इतने तक पहुंच सकती हूं, एंड अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर आई लॉस्ट माई हस्बैंड ऑल्सो, ही वॉज नॉट वेल। तो अगर मैं ये सब करके यहां तक पहुंच सकती हूं तो कोई भी लड़की पहुंच सकती है। बिल्कुल, बड़ी बात। और आपको भगवान ने 2 हाथ दिए हैं। आइए मैं इस अपनी बहन का हाथ पकड़कर हम एक प्रण लेना, हम दोनों बहनें अपने 2 हाथों से 2 लड़कियों को आगे बढ़ाएंगे। आप भी बढ़ाइए। तो 2 बेटियों को आगे बढ़ाएंगे तो वो 2 बेटियां और 2 बेटियों को बढ़ाएंगी और 2 बेटियां बढ़ेंगी। ऐसे करके समाज मजबूत भी होगा और आगे भी बढ़ेगा। और मुझे नहीं लगता किसी को कहना पड़ेगा कि भारत की लड़कियां ऐसी हैं। एक छोटी सी बात करके एंड करूंगी। हमारी एक बहन कहकर गई इंडिया वाली बात। मेरी बेटी और मेरा ब्रदर न्यू जर्सी रहते हैं, तो मैं जब जाती हूं तो सन 2000 में चौटाला सरकार के साथ गठबंधन था, तब मैं फरीदाबाद की डिप्टी मेयर थी। तो तब मैं गई तो मेरे भाई ने कहा 2 घर छोड़ के ना यहाँ की मेयर रहती है, तो चल मैं तेरे को मिला के लाता हूँ। तो मैं मिलने गई एंड वी हैड वेरी वेरी हेल्दी कन्वर्सेशन फॉर विमेन, क्योंकि विमेन मिली तो बड़ी हेल्दी टॉक हुई। मैंने लास्ट में ये पूछा, मैंने कहा
हाउ डू यू फील व्हेन मेन ट्रीट यू? मुझे लगा शायद विदेशी अंग्रेज थोड़े ज्यादा अच्छे होते होंगे. तो शी सेड, ओ डोंट आस्क मी रेनो, वी हैव टू डू आवरसेल्फ. तो मैं बड़ी कॉन्फिडेंट हो गई. मैंने कहा माय गॉड, मतलब भारत, बिल्कुल भारत, हमारा भारत महान. हमारा भारत महान है ना. तो औरतों के साथ अच्छी चीज बुरी चीज हर जगह होती है. पढ़ी लिखी हो अनपढ़ हो हर जगह होती है. वेरी बैड वर्ड आई विल से, अगर एक पढ़ा लिखा आदमी गाली देता है, जैसे मोदी जी ने कहा गालियां नहीं देनी, औरतों का अपमान नहीं करना. अगर एक पढ़ा लिखा आदमी गाली देता है और एक रिक्शे वाला गाली देता है, क्या मतलब बदल जाते हैं? मतलब तो सेम है ना. बेइज्जती तो आपने औरत की तो मत करिए, औरत को मजबूत करिए. बिल्कुल मैम, एक बड़ा मैसेज आपने दिया है. एंड इन शॉर्ट, बी तबस्सुम जी, Yes. ऑलवेज बी तबस्सुम Yes. जी. Yes. थैंक यू आप दोनों का, बहुत शुक्रिया यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को इतना बड़ा मैसेज देने के लिए. बहुत बड़ी बड़ी बातें आप दोनों के द्वारा की गई और ये शायद यहाँ पर जितने भी लोग हैं बहुत संदेश मिला है. बहुत धन्यवाद आप दोनों का. फिलहाल शुक्रिया. Thank you, sir. यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं.